नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी के अनमेंड अंडर वाटर वॉरफेयर प्रोग्राम की तरफ से है। 10 जून 2025 को गुजरात में एक हिस्टोरिक इवेंट हुआ था, जहां पर कृष्णा डिफेंस और अलार्ड इंडस्ट्री लिमिटेड की तरफ से भारत के सबसे बड़े और सबसे एडवांस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल यानी कि जलकपी XL UV का कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली स्टार्ट किया गया था। ये इवेंट वाइस एडमिरल R स्वामीनाथन और इंडियन नेवी के टॉप ऑफिशियल्स के प्रेजेंस में किया गया था। अब बात करते हैं कि जलकपी XL UV क्या है और इंडियन नेवी की फ्यूचर वॉरफेयर के लिए इसका क्या मायने रहने वाला है। तो जलकपी एक 20 टन क्लास का एक्स्ट्रा लार्ज अनमेंड अंडर वाटर व्हीकल है, जो कि 11 मीटर लंबा होने वाला है। इसका डिजाइन इंडियन नेवी की सबमरीन डिजाइन ग्रुप की तरफ से बनाया गया और इसे स्टेल्थ और हाइड्रोडायनामिक एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए किया गया है। यह अंडर वाटर ड्रोन 300 मीटर की गहराई तक भी डाइव कर सकता है और ये बिना किसी सरफेस सपोर्ट के 30 से 45 दिन के आसपास ऑपरेट कर सकता है, जो कि बोइंग की ऑर्का XL UV जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म के साथ इसको कंपेरेबल बनाने वाला है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैमरा, पैसिव एरे सोनार, मल्टी बीम इको साउंडर्स और एनवायरमेंटल सेंसर मौजूद होने वाले। ये सभी सिस्टम इससे इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सीबेड मैपिंग जैसे क्रिटिकल मिशन को करने के लिए परफेक्ट बनाने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत होने वाला है, क्योंकि अभी पता चला है कि DRDO की तरफ से भी एक और बड़े साइज की XL UV को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। ये नया अंडर वाटर प्लेटफॉर्म 16 मीटर लंबा होने वाला है, जिसमें से 10 मीटर से पेलोड सेक्शन होने वाला है। इसका डिजाइन मॉडल होने वाला है, जिसमें 2 टॉर्पेडो ट्यूब्स, माइन लिंक सिस्टम और 10 टन के आसपास पेलोड को इंटीग्रेट करने का ऑप्शन मौजूद होने वाला है। इंडियन नेवी का प्लान है कि इसका प्रोटोटाइप सक्सेसफुल होने के बाद इनिशियली 12 ऐसे XL UV को एक्वायर करने का प्लान किया गया। ये प्रोजेक्ट 2027 तक कंप्लीट होने का एम रखा जा रहा है, लेकिन आगे चल के इनको बड़ी मात्रा में इंडियन नेवी में इंडक्ट करने का प्लान भी किया जा रहा है। 1 या 2 दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से मम-T वॉरशिप को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि अपने साथ स्वार्म ड्रोन्स और अंडर वाटर प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने वाला है। तो वहीं पर ये XL UV एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। और भले ही इनको इनिशियली एक सर्वेलेंस और अनमेड स्ट्राइक सिस्टम के तौर पर डेवलप करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी मम-T सिस्टम के साथ और इंडियन नेवी के फ्यूचर वॉरफेयर प्लान के साथ ही परफेक्टली अलाइन करने वाले, जिनको बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट AD के हेल UAV प्रोग्राम को लेकर है। भारत का इंडिजिनस UAV डेवलपमेंट प्रोग्राम में अभी एक बहुत ही बड़ी चेंज हमको देखने को मिलने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को अभी जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम की तरफ से फ्यूचर UAV डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर कंसल्टेंसी सपोर्ट को दिया जाने वाला है। अभी AD की तरफ से 2 नए हेल क्लास की UAV को यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस क्लास की UAV को डेवलप करने के बारे में अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें एक वाइड टेल कॉन्फ़िगरेशन में होने वाले तो दूसरा सिंगल इंजन ट्विन बूम लेआउट में डेवलप करने का प्लान किया गया। इन UAV का मेन फोकस स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस और लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक जैसे मिशन पर होने वाला है, क्योंकि भारत की बढ़ती स्ट्रेटेजिक नीड को ध्यान में रखकर भी डिजाइन किया जाने वाला है। और अभी इन UAV को डेवलप करने के लिए जनरल एटॉमिक की तरफ से AD को असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाने वाला है। अभी बताया जा रहा है कि जनरल एटॉमिक की तरफ से अभी AD को 5 मेजर सेक्टर में हेल्प करने का फैसला किया गया, जिसमें सबसे पहले जनरल एटॉमिक की तरफ से AD को UAV की एरोडायनामिक स्ट्रक्चर को रिफाइन करने में मदद किया जाने वाला है, जिससे ड्रैग को कम किया सकेगा, साथ ही बेहतर एंड्योरेंस और फ्लाइट पैरामीटर को हासिल किया सकेगा। दूसरा, जनरल एटॉमिक की तरफ से भी UAV की फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में भी AD को सपोर्ट या असिस्टेंस को प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें पता चला है कि इसमें अभी MQ-9 रीपर ड्रोन की तरह फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को भारत को ऑफर किया जाने वाला है। तीसरा, इन UAV की पेलोड इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर में अभी भारत को मदद किया जाएगा, जिस वजह से इन UAV में रैपिड पेलोड स्विचिंग कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली, जिसमें ISR इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फिर स्ट्राइक रोल के लिए तुरंत ही पेलोड को चेंज किया जा सकेगा। चौथा, इसमें UAV में सेटकम सिस्टम और डाटा लिंक सिस्टम को इंटीग्रेट करने में भी जनरल एटॉमिक की तरफ से भारत को मदद किया जाएगा। और अंत में ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए भी जनरल एटॉमिक की तरफ से AD को मदद किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी फाइनली एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही सही डिसीजन को लिया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपने पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट की फ्लीट को अपग्रेड करने की तरफ एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया गया, जहां पर अभी मिराज 2000 में डसॉल्ट एविएशन के साथ मिलके
अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। अस्त्र मार्क 2 इंडिजिनस VVR मिसाइल मिराज जेट के लिए गेम चेंजर साबित होने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 50 के आसपास मिराज 2000 फाइटर जेट मौजूद हैं, जो कि 1980s के टाइम पे खरीदे गए थे और इनको 2011 के आसपास एक बार अपग्रेड भी किया गया था, जिसमें एवियोनिक्स, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इंप्रूव किया गया था। लेकिन VVR मिसाइल के मामले में अभी भी इनमें एक मेजर कमी मौजूद है। ये जेट्स अभी भी सिर्फ माइका IRF माइका RF मिसाइल को कैरी कर सकते हैं या फायर कर सकते हैं, जिनकी मैक्सिमम रेंज 80 किलोमीटर के आसपास होता है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान के पास अभी जो PL-15 मिसाइल मौजूद है उसका रेंज 145 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो उनके कंपैरिजन में हमारे मिराज 2000 VVR फाइट में कहीं पर भी टिकने वाले नहीं है। इसी वजह से अभी मिराज 2000 में अस्त्र मार्क 2 को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। अस्त्र मार्क 2 का एक्सपेक्टेड रेंज 160 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसका एक्टिव रडार सीकर, एडवांस गाइडेंस सिस्टम और इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी से पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल को काउंटर करने में मदद करने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स को वापस VVR एज को मेंटेन करने में मदद भी करने वाला है। लेकिन अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को मिराज 2000 में इंटीग्रेट करने में सबसे बड़ा टेक्निकल चैलेंज अभी मिराज 2000 का रडार होने वाला है। मिराज 2000 का एग्जिस्टिंग RDU रडार अस्त्र मार्क 2 को सपोर्ट नहीं करने वाला है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी डसॉल्ट एविएशन के साथ नेगोशिएशन वगैरह किया जा रहा है, ताकि रडार का सोर्स कोड भारत के साथ शेयर किया जाए, जिससे मिसाइल को इंटीग्रेट करना संभव हो पाएगा। लेकिन फ्रांस की तरफ से अभी तक अपने रडार की सोर्स कोड को भारत के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है, और अगर वो सोर्स कोड को भारत के साथ शेयर नहीं करेंगे तो हम अस्त्र मार्क 2 को मिराज 2000 में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब इसके अल्टरनेटिव के तौर पर अभी मिराज 2000 में उत्तम एस रडार को भी इंटीग्रेट करने के बारे में सोचा जा रहा है, जिससे फ्रांस के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी थोड़ा कम होने वाला है और ये मिराज 2000 की एग्जिस्टिंग रडार से भी बेहतर रडार होने वाला है, जो कि अस्त्र मार्क 2 को बॉटलनेक भी नहीं करने वाला है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से, जहां कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि CVRD की तरफ से अभी एक नई 600 हॉर्स पावर की कॉम्बैट व्हीकल इंजन को डेवलप कर लिया गया, जो अभी अशोक लेलैंड के साथ मिलकर डिजाइन किया गया। ये इंजन अभी अपने ड्यूरेबिलिटी ट्रायल फेज में एंटर करने वाली है, जिसका मतलब है कि अब इसे एक्सट्रीम कॉम्बैट कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा। अभी तक डेवलपमेंट के फेज में इंजन की परफॉर्मेंस पैरामीटर काफी सफल तरीके से टेस्ट किया चुके थे, जिसमें पावर आउटपुट, थर्मल एफिशिएंसी और रगनेस जैसे फीचर को वैलिडेट किया गया था। ये इंजन खास तौर पर फ्यूचर में इंडियन आर्मी के लिए बनाए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे उनकी मोबिलिटी, रिलायबिलिटी में काफ़ी बड़ा अपग्रेड होने वाला है। इस इंजन की खासियत ये कि ये इंडियन टेरेन और क्लाइमेट कंडीशन में, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में, डेजर्ट कंडीशन में और एक्सट्रीम हीट कंडीशन के अंदर भी रिलायबल परफॉर्मेंस को डिलीवर कर सकता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी ट्रायल के दौरान अभी इसे एक्सटेंडेड स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग रन टाइम और रियल वर्ल्ड रग टेरेन के अंदर चलाकर टेस्ट करने का फैसला किया गया, ताकि इसकी रियल कॉम्बैट रेडियस को वैलिडेट किया जा सकेगा। अशोक लेलैंड, जो कि पहले से भारत में एक ट्रस्टेड नाम है, उन्होंने अभी CVRD के साथ मिलकर इस इंजन की रिफाइनमेंट और टेस्टिंग में काफी एक्टिव रोल प्ले किया है। ये पार्टनरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत दोनों इनिशिएटिव को हासिल करने में भारत को मदद करने वाला है और आगे चल के हमारी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले इंपोर्टेड इंजन को रिप्लेस करने वाला है। अगला अपडेट भारत और रशिया के बीच होने वाली एक जॉइंट वेंचर प्रोडक्शन डील को लेकर है। अभी जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत और रशिया के बीच एडवांस स्टेज में एक नेगोशिएशन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें दोनों देश साथ मिलकर रशिया के दो नए मॉडर्न स्मॉल आर्म्स यानी कि AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सबमशीन गन को जॉइंटली भारत में मैन्युफैक्चर करने के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इंपोर्ट नहीं होगा, बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ अभी इनको भारत में बनाने का प्लान किया जा रहा है। AK-19 की बात करें तो ये AK सीरीज का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, जिसमें 5.56 स्टैंडर्ड की एमुनेशन या नेटो स्टैंडर्ड की एमुनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मॉड्यूलर, रिलायबल और मॉडर्न डिजाइन है, जो कि ग्लोबल मिलिट्री स्टैंडर्ड को मीट कर सकता है। दूसरी तरफ PPK-20 गन की बात करें तो ये एक लेटेस्ट सबमशीन गन है, जो कि स्पेशली क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट और स्पेशल फोर्स ऑपरेशन के लिए ऑप्टिमाइज किया गया। इसका लाइटवेट डिजाइन, हाई रेट ऑफ फायर और इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन इसकी मेन फीचर्स होने वाले हैं। ये डील ट्रेडिशनल बायर और सेलर मॉडल के कदम से थोड़ा आगे होने वाला है, जिसमें जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल होने वाला है। और AK-203 डील के बाद ये भारत और रशिया के बीच दूसरा सबसे बड़ा स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग डील होने वाला है, जिससे भारत न सिर्फ डोमेस्टिक नीड को फुलफिल करने की उम्मीद किया जा रहा है, बल्कि आगे चल के इसको एक्सपोर्ट करने का प्लान भी किया जा रहा है। और आगे चल के इन स्मॉल आर्म्स को स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के बारे में प्लान किया जा रहा है।
अगला अपडेट HAL की तरफ से है। HAL की तरफ से अपने इंडिजिनस अनमेंड सिस्टम प्रोग्राम यानी कि कैट्स वॉरियर यूसेवी के डेवलपमेंट को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए किरण मार्क II जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को अभी एक एडवांस मदरशिप के तौर पर कन्वर्ट करना स्टार्ट किया जा रहा है। ये मॉडिफाइड किरण अब एक टेस्ट बेड के तौर पर काम करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें आगे चल के मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम यानी कि MUMT का ट्रायल किया जाने वाला है। अभी के प्लान के मुताबिक कैट्स वॉरियर का पहला फ्लाइट 2026 के एंड में किया जाने वाला है और इससे पहले ये मॉडिफाइड किरण एयरक्राफ्ट, इसको अभी कैट्स ओमका या अनमैन्ड किरण एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है, इसकी 2026 के शुरुआत में ही दूसरी फ्लाइट टेस्ट को करने के बारे में सोचा जा रहा है। इसका पहला फ्लाइट 27 जनवरी 2025 को सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा चुका है और अभी इसकी नेक्स्ट ट्रायल में इसका मेन फोकस यूसीवी के साथ रियल टाइम डाटा लिंक और मिशन कोऑर्डिनेशन को वैलिडेट करने के ऊपर होने वाला है। किरण मार्क II एक पुराना इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट को ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के लिए किया जा रहा था। इस एयरक्राफ्ट के सेकेंड कॉकपिट को अभी एक एडवांस AI बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, एनक्रिप्टेड डाटा लिंक सिस्टम और HAL और DRDO की तरफ से डेवलप किया गया मिशन कंप्यूटर के साथ इक्विप किया गया। यानी अभी के लिए किरण मार्क II एयरक्राफ्ट को एक ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट के तौर पर कन्वर्ट किया जा चुका है। अब इनिशियल फेज में यानी कि टेक ऑफ करते दौरान और इनिशियल टेस्टिंग के दौरान सबसे पहले किरण ओमका को ह्यूमन पायलट के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे इसका फ्लाइट टेस्टिंग कंडक्ट किया जाएगा तो टेक ऑफ करने के बाद इसकी मिड फ्लाइट कंट्रोल को ग्राउंड बेस्ड को पायलट सिस्टम या पायलट इन द लूप सिस्टम की मदद से ऑपरेट किया जाएगा, जो कि कैट्स वॉरियर जैसे यूसीवी को ऑपरेट करने में हमको आगे चल के मदद करने वाले हैं। इस टेस्ट के दौरान HAL की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा कि क्या MUMT मिशन में रिलायबल कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। कुल मिलाकर किरण को मदरशिप के तौर पर अब इस्तेमाल करना एक इनोवेटिव सोल्यूशन होने वाला है, जो कि एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म का स्मार्ट यूज करने का रास्ता हमको दिखाने वाला है और कैट्स वॉरियर को फील्ड रेडी बनाने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।